बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ गेट लेक्चर सीरीज़ में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम सीपीसी के सेक्शन 9 और सेक्शन 10 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इन दो सेक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद इन सेक्शंस के हवाले से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनको जो है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो आइए चलते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सीपीसी का सेक्शन 9 हमारे पास कोर्ट की जुरिसडिक्शन के हवाले से है। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि जो भी सिविल कोर्ट्स हैं उनके पास ये जुरिसडिक्शन है, उनके पास ये अख्तियार समात है कि वो तमाम केसेस जो कि सिविल नेचर के हैं वो उनको इंटरटेन कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ बार्ड है, उसमें यह है कि वो तमाम केसेस जिन पे इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसिवली अगर किसी किस्म का कोई बार्ड लगा दिया गया है तो उन केसेस को सिविल कोर्ट्स नहीं सुन सकते। इस सेक्शन को मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करके सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिविल नेचर के सूट्स कौन से होते हैं। सिविल नेचर के सूट्स वो सूट्स होते हैं जिनमें किसी भी सिविल राइट की वायलेशन हो रही है। अब सिविल राइट्स क्या है? सिविल राइट्स मीन द राइट ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का जो राइट होता है हम उसे सिविल राइट्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सिविल राइट्स में हमारे पास इंडिविजुअल पर्सन के राइट मीन के अगर कोई भी ऐसा राइट जो कि किसी इंडिविजुअल को मुतासिर कर रहा हो यानी उसकी वायलेशन हो तो उससे कोई इंडिविजुअल पर्सन इफ़ेक्ट हो रहा हो। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल राइट ऑफ जैसे डेफेमेशन है वो इंडिविजुअल पर्सन के राइट की वायलेशन है। इसी तरह जो है वो तमाम पर्सनल राइट जो कि आपकी बॉडी से अटैच होते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स, वो तमाम राइट्स क्या हैं? ये सिविल राइट्स हैं और इनकी अगर वायलेशन होती है तो जो सूट फाइल होता है उसे हम सूट ऑफ सिविल नेचर कहते हैं। इसके अलावा जो सिविल नेचर के सूट्स होते हैं वो हमेशा दो इंडिविजुअल पर्सन्स के दरमियान होते हैं, यानी इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके बाद लिखा हुआ था एक्सप्रेसिवली मीन्स। एक्सप्रेसिवली क्या है? एक्सप्रेसिवली मीन्स द बार बाय एनी अदर लॉ, यानी किसी दूसरे लॉ के तहत अगर कोई बार्ड है, ठीक है, तो हम उससे जो है वह एक्सप्रेसिवली बार्ड कहते हैं। जैसे कि लेबर कोर्ट्स हैं। अब लेबर्स के दरमियान जो आपको पता है लेबर्स के जो इश्यूज़ होते हैं वो भी सिविल नेचर के इश्यूज़ होते हैं। बैंकिंग के हवाले से जो इशू हैं वो भी सिविल नेचर के इश्यूज़ हैं। रेंट के हवाले से जो इश्यूज़ हैं वो भी सिविल मैटर में आते हैं। लेकिन क्योंकि इनके अपने अपने कोर्ट्स बने हुए हैं, इनके अपने अपने लॉज हैं, तो इन तमाम केसेस को जो है वो सिविल कोर्ट इंटरटेन नहीं कर सकता। इसके बाद आता है इम्प्लाइडली। इम्प्लाइडली मीन्स कि एक ऐसी इम्प्लाइडली मीन्स कि किसी ऐसे राइट की वॉल्यूशन, कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट जिसमें आपका कोई भी राइट जो है वो एग्जिस्ट ना कर रहा हो। जैसे कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को रिश्वत दी थी कि भाई आप फलाना मेरा ये काम करना, मैं आपको इसके आगे पेमेंट कर दूंगा। अब उसने क्या किया? आपका पैसा लेके भाग गया। अब आपका यहाँ पे लॉस तो हुआ है लेकिन आपका राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इस वजह से आप इसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। सेक्शन 9 में हम जो है एक लैटिन मैक्सिम की भी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। वो क्या है? व्हेन उबी जस इबी रेमेंडियम मीन व्हेन देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ व्हेन देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। मतलब जहाँ राइट होगा वहाँ आपको रेमेडी मिलेगी, जहाँ राइट नहीं होगा वहाँ रेमेडी नहीं मिलेगी। तो ये जो इम्प्लाइडली का हमारे पास ऑप्शन आता है ना, इम्प्लाइडली बात मीन यहाँ पे आपका राइट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो आपको रेमेडी नहीं मिलेगी। ये थी हमारे पास सेक्शन 9 की एक्सप्लेनेशन। अब हम सेक्शन 9 के से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं उसको देख लेते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी, सिविल कोर्ट हैज़ जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट्स। यानी कि सेक्शन 9 के अकॉर्डिंगली सिविल कोर्ट्स को ये जुरिसडिक्शन है कि वो तमाम सूट्स को ट्राई कर सकती हैं, सुन सकती हैं। कौन कौन से सूट्स हैं वो? क्या वो सिविल नेचर है, क्रिमिनल नेचर, सिविल एंड क्रिमिनल नेचर? तो इसका आंसर क्या है? सिविल नेचर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी, सिविल कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन टू डिटरमिन ऑल द सूट ऑफ सिविल नेचर। ये ट्रू है या फॉल्स कि सिविल जो कोर्ट्स हैं उनके पास जुरिसडिक्शन है कि वो तमाम सिविल नेचर के सूट्स को सुन सकती हैं? तो ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो ट्रू। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी रिकग्नाइजिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ। सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी में जो हमारे पास जो बार्ड होता है वो कैसे होता है? एक्सप्रेसली बार्ड होता है, इम्प्लाइडली बार्ड होता है, या बोथ ऑफ अबव? तो इसका आंसर है बोथ ऑफ अबव। इसका क्वेश्चन यूँ भी बन सकता है कि कोर्ट टू ट्राई all suits of civil nature discuss under which article? That is article 9। ठीक है। सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी स्टे ऑफ सूट के हवाले से है। इसमें ये डिस्कस किया गया है कि अगर कोई भी ऐसा केस जो कि पाकिस्तान की किसी भी अदालत में पेंडिंग है, उसका फाइनल डिसीजन नहीं आया, तो सेम केस आप किसी दूसरी अदालत में फाइल नहीं कर सकते। ठीक है। इसको इस तरह समझ लेते हैं कि मैंने एक केस जो है वो खुला का केस किया कराची की अदालत में। अभी वो यहाँ पे जो है वो पेंडिंग में, उसका फाइनल डिसीजन नहीं आया। मैंने सेम केस जो है वो गई और जो है वो लाहौर में फ़ाइल कर दिया। अब इशू भी सेम था, पार्टीज़ भी सेम थी, जो मैंने सूट फाइल किया वो सेम टाइटल के साथ किया। यानी मैंने अगर जो है एज अ वाइफ सूट फाइल किया है कराची में, सेम मैंने जो है वो सूट फाइल किया लाहौर में भी एज अ वाइफ जो है वो सूट फाइल किया। अच्छा, मेरा ये केस क्योंकि ऑलरेडी कराची की अदालत में पेंडिंग था, तो अब मैं पाकिस्तान में कहीं भी किसी दूसरी अदालत में सेम कॉज ऑफ एक्शन पे सेम पार्टीज़ के दरमियान सेम टाइटल के होते हुए दूसरा केस फाइल नहीं कर सकती। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो जो दूसरा केस है, यानी जो मैंने सेकंड केस फाइल किया था, उस पर रेस सब जुडिस यानी सेक्शन 10 जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। यानी उस केस को जो है वो रोक दिया जाएगा, उस पर हेयरिंग नहीं होगी, उस पर प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, बल्कि जो मैंने पहला केस फाइल किया था उस पर प्रोसीडिंग्स होंगी। ठीक है। अच्छा, अभी ये तो था रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल। अब मैं थोड़ा सा इस सेक्शन 10 का जो टेक्स्ट है उसको भी पढ़ लेती हूँ ताकि हमें मज़ीद जो है वो चीज़ क्लियर हो जाए। सेक्शन 10 ये कहता है कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट। यानी कोई भी कोर्ट किसी भी ऐसे सूट के साथ उसका ट्रायल नहीं कर सकती, उसको प्रोसीड नहीं कर सकती, इन विच द मैटर इन इशू, जिसमें जो है वो मैटर इन इशू डायरेक्टली और सब्सटेंशली इन इशू इन अ प्रीवियस इंस्टीट्यूशन केस बिटवीन द सेम पार्टी, जिसमें जो है वो सेम मैटर और सेम पार्टीज़ के दरमियान पाकिस्तान की किसी भी दूसरी अदालत में पेंडिंग हो, अंडर द सेम टाइटल वेयर सच सूट इज़ पेंडिंग इन द सेम और एनी अदर कोर्ट इन पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान यदि आप सेम कोर्ट में भी आप फाइल नहीं कर सकते। मैंने कराची में एक सूट फाइल किया था, अब मेरा पहला सूट तो पेंडिंग में, मैंने सेम टाइटल के साथ जो है वो दूसरा सूट भी फाइल कर दिया, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है। या तो मैंने सेम अदालत में ही कर दिया, या मैंने दूसरी अदालत में कर दिया, पाकिस्तान की किसी दूसरी अदालत में भी कर दिया, जिसको जो है ये जुरिसडिक्शन है कि वो इस पर रिलीफ दे सके। या फिर मैंने किसी ऐसी अदालत में जो कि पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान की लिमिट से बाहर है, लेकिन अंडर द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिश की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान ने जो है वो तुर्की में कोई अदालत जो है वो कायम की, वो लेकिन वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की है, वहाँ पे पाकिस्तानी लॉज ही इम्प्लीमेंट होते हैं, तो वहाँ पे भी जो है मैं सेम जो है सूट फाइल नहीं कर सकती। या फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट में भी मैं सेम जो है वो सूट फाइल नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेक्शन 10 की एक एक्सप्लेनेशन दी गई, उसमें ये कहा गया कि अगर कोई भी ऐसा केस जो कि पाकिस्तान की किसी भी अदालत में पेंडिंग है,
ठीक है। सेम केस आप किसी भी फॉरेन कंट्री में यानी फॉरेन कोर्ट में जो है वो फाइल कर सकते हैं। फॉरेन कोर्ट कौन सी होती है? फॉरेन कोर्ट वो कोर्ट होती है जो कि उनके अपने लॉज के तहत चल रही हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सऊदीया की अपनी कोर्ट्स हैं, सऊदीया के कोर्ट्स में उनके अपने लॉज हैं। आपने खुला का मुकदमा जो है वो पाकिस्तान में भी किया, सेम खुला का मुकदमा आप सऊदीया में कर ले की अदालत में करते हैं, तो उस पर तो सेक्शन 10 की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, यानी रेस सब जुडिस अप्लाई नहीं होगा। लेकिन आप किसी ऐसी अदालत में जहाँ पे जो है वो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की हो, वहाँ पे रेस सब जुडिस यानी सेक्शन 10 की इम्प्लीमेंटेशन होगी। ये था हमारे पास सेक्शन 10। अब हम सेक्शन 10 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं। नंबर 1 है द कॉमन लॉ प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस इज इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन डैश ऑफ सीपीसी। यानी कि रेस सब जुडिस का जो प्रिंसिपल है वो सीपीसी के किस सेक्शन में जो है वो डिफाइन किया गया? दैट इज सेक्शन 10। इसके बाद है रेस सब जुडिस टेक्निकली मीन्स दैट द मैटर इन इशू इज already prohibited in technical grounds, already under the judicial scrutiny, already decided by the court। तो इसका ये हमारे पास सेक्शन आंसर बी, यानी कि जो रेस्ट सब जुडिस ये कहता है कि मैटर जो है ऑलरेडी कहाँ है? कोर्ट के अंदर है, अभी उसका फाइनल डिसीजन नहीं आया। तो इसका आंसर है सही वो ऑप्शन। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट सब जुडिस अप्लाई प्रोसीडिंग ऑफ सब्सिक्वेंट सूट शैल बी। जब भी जो है वो रेस्ट सब जुडिस का जो सेक्शन प्रिंसिपल अप्लाई होता है, तो जो नया केस होता है, सब्सिक्वेंट केस होता है, उसकी प्रोसीडिंग क्या होती है? स्टार्ट होती है, रीस्टार्ट होती है या स्टे होती है? तो हमें ये पता है कि वो स्टे होती है, यानी बी सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है द डॉक्ट्राइन of res sub judice prohibit the trial of two parallel litigation in respect of the same cause of action। It's true or false? Obviously it's true। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट इन सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी आर। सेक्शन जो 10 है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से? नंबर 1 सेम पार्टीज होनी चाहिए, सेम मैटर इन इशू होना चाहिए, या बोथ ए एंड बी। तो आंसर सी यानी बोथ ए एंड बी। तो ये था आपका सेक्शन 9 और 10 ऑफ सीपीसी, और उससे जो रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप कि आपके ये स्टडी में आपको हेल्प आउट करेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।